अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर खुशामदीद है आपका प्रोग्राम #इलेक्शन 2019 में। चूँकि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ सियासी शख्सियात को प्रोग्राम में मदऊ करते हैं और रियासत की सियासत के साथ साथ मुल्क की सियासत पर हम गुफ्तगू करते हैं। और मामूल की तरह आज हमने एक मरतबा फिर एक नए सियासी शख्सियत को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है, प्रोग्राम में इन्वाइट किया है। और आज जो हमारे साथ मेहमान है चस्फीदा शाह साहिबा, जो कि एडिटर इन चीफ है कश्मीर स्कैन की, और रिसेंटली उन्होंने जर्नलिज्म से अब वो सियासत में उन्होंने कदम रखा है। चस्फीदा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। इससे पहले कि हम आपके पॉलिटिकल कैरियर पे बात करें, किस तरह से आपने जो आपका जर्नलिज्म कैरियर था, थोड़ा हमारे नाज़रीन को उसके बारे में बताइए। मैंने 2009 में मैगज़ीन को लॉन्च किया था कश्मीर स्कैन के नाम से। तब मुझे पता नहीं था, जर्नलिज्म के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन हाँ उससे पहले थोड़े थोड़े आर्टिकल्स लिखा करती थी ग्रेटर कश्मीर में। थोड़ा थोड़ा मतलब इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने जर्नलिज्म को चुना। बट ज़्यादा पता नहीं था कि ये फील्ड कैसा होगा, क्या नहीं होगा। और उसके बाद जब मैंने मैगज़ीन लॉन्च किया तो फीडबैक अच्छा भी था, नेगेटिव भी था। लोगों को ये लगता था कि छोटी सी बच्ची है, इसने मैगज़ीन निकाला है, शायद 2-3 इश्यूज़ निकल के या मे बी 1-2 और उसके बाद गायब होना है। बट अल्हम्दुलिल्लाह आज 10 साल हो गए, हमने इसको बहुत आगे बढ़ाया। ऑफ कोर्स मेरे कलीग्स और फैमिली सपोर्ट की वजह से, एंड स्पेशली मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से हम अभी तक कामयाब ही हुए। जब आप इस मैगज़ीन के साथ काम कर रही थी तो सेटिस्फेक्शन कितनी थी उसमें आप? बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो उसके बाद उसी ड्यूरिंग मैंने इंडियन एक्सप्रेस में भी थोड़ा सा काम किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी काम किया है। मैगज़ीन निकालना कश्मीर में या कोई भी, आप मैं जर्नलिज्म की बात करूँगी, बहुत डिफ़िकल्ट है। स्पेशली विमेन के लिए तो बहुत चैलेंजिंग है, हद से ज़्यादा। बट मुझे लगता है अगर आप में वो एक जोश हो, अगर आप करना चाहते हो किसी फील्ड में, अगर आपको बाद में एक इंटरेस्ट आ जाए, अगर आप दिल से कोई काम करो, तो डेफिनेटली आप किसी भी चैलेंज से आप उभर के आ सकते हो, अच्छा कर सकते हो। बीइंग ए फीमेल जर्नलिस्ट, आप कश्मीर को किस तरह देखते हैं? कश्मीर में काम करना कैसा लगता है आपको? किस तरह के जो चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स हैं, क्या देखते हैं आप इस चीज़ को? कश्मीर एक ऐसी जगह है जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, बट अगर आप काम करने पे आ जाओ तो आप कर सकते हैं। हाँ बहुत चैलेंजिंग है, एक ही जगह से नहीं। अगर लोगों की बात करें तो अगर मेल जर्नलिस्ट आगे निकल जाते हैं, फीमेल्स अगर वहाँ पे हो तो उन्हें थोड़ा सा वो डिफ़िकल्टी तो फील करनी पड़ती है। मतलब वो फेस करते ही करते हैं, डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। अगर मैंने किया तो दैट मीन्स 10 साल से अगर चला तो दैट मीन्स कर तो पाई। वो आपका जर्नलिज्म से सियासत में आने का क्या रीज़न था? जर्नलिज्म मेरा पैशन था। जर्नलिज्म में मुझे शौक था जाने का और लोगों की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना चाहती थी, ये रीज़न था जर्नलिज्म में आने का। और मैंने किया भी। पूरा टीम वर्क होता है, बट कई जगहों पे मैं खुद भी गई हूँ, उनके साथ बैठी हूँ, लोगों के साथ बैठी हूँ, उनके रोने में भी हिस्सा लिया है। हम जब कहीं पे भी जाते थे, लोगों को देखते थे कि किसी का चौथा होता था, कोई ऐसी डेथ हुई होती थी, किलिंग हुई होती थी, तो हम रोते थे। अंदर से ऐसा होता था कि गॉड क्या करे, हाईलाइट के अलावा हम क्या कर सकते हैं जिससे ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए, आगे ना हो जाए, ऐसे हादसा जो भी होते हैं हादसे, ये ना हो जाए। तो हाईलाइट तो काफ़ी किया, पब्लिश की स्टोरीज, प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया, बट एक सेटिस्फेक्शन नहीं रही, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटीज़ होती है फिर हमारे पास। देखिए आप भी स्टोरीज करते हैं, आप खुद जर्नलिस्ट है, आप भी स्टोरीज करते हैं। हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं और प्रिंट मीडिया में रहकर मैं पब्लिश कर सकती हूँ, बट उसका आगे क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट क्या रहेगा, अथॉरिटीज़ कैसे उसको लेंगे, क्या वो सॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे, वो चीज़ एक सेटिस्फेक्शन नहीं थी दिल में। तो मुझे लगा पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं। बट पॉलिटिक्स ऐसे नहीं कि कोई भी ये था प्लेटफॉर्म मिल जाता तो ज्वाइन करती, नहीं। इसके बाद एक इंस्पिरेशन बनी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए, वो था डॉक्टर शाह फैसल। बिकॉज अगर मैं कहीं देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये भी एक ऐसे जगह पे थे, IAS टॉपर रह चुके हैं, फिर अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स रही है। तो जब इन्होंने भी 8-10 साल अपने फील्ड में काम किया, इनमें भी एक वो सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि मैं शायद वो डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ जम्मू एंड कश्मीर लोगों के लिए।
जो मैं कर सकता था, तो दैट्स वाई उन्होंने वहाँ पे क्विट किया। क्या आपने कभी सोचा था कि यहाँ पे पीडीपी है, नेशनल है या बाकी जो छोटी मोटी रीजनल पार्टीज है यहाँ पे, उन्हें छोड़ के ज़रूरी शाह फैसल से इंस्पायर होकर जेकेपीएम में, अगर शाह फैसल पॉलिटिक्स ज्वाइन ना करते, क्या आप फिर भी सियासत में आती? नहीं, मैंने कभी पॉलिटिक्स के बारे में, जैसे कि मैंने बोला, मैं कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन ही नहीं करती, बट मैं अगर पॉलिटिक्स में आई तो वो जेकेपीएम में जो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर शाह फैसल साहब है, उनके लिए आई। वो एक जो एक रोल मॉडल है, उस रोल मॉडल के पीछे आई, तो वो मेरा एक ये बन गया रीज़न। आपकी पार्टी के लगभग 2 महीने हो गए ये जो आपकी पार्टी लॉन्च हुई, तब से हम देख रहे हैं आपको कि आपकी पार्टी जहाँ जहाँ आपकी पार्टी विजिट कर रही है एरियाज में, खुद आप उनके साथ होते, कहाँ है इस वक्त आपकी पार्टी की जो प्रोग्रेस है, किस तरह की है अभी तक की? अल्हम्दुलिल्लाह, जो यूथ का जो हमारी ओर उनका आना और उनका साथ देना, वो सबसे ज़्यादा एक मोटिवेशन और सबसे ज़्यादा एक वो चीज़ बन गई हमारे लिए जो हमें और ज़्यादा कुछ करने को मतलब मोटिवेट करती है। तो वो एक चीज़ को हम लेकर चलते हैं। मुझे लगता है अगर हम कश्मीर के यूथ की बात करें, नॉट जम्मू की बट कश्मीर के यूथ की बात करें, तो उनको इलेक्टोरल प्रोसेस से विश्वास ही उठ गया है। अगर मुझसे पूछते तो मैं भी वोट ही नहीं डालती हूँ, मैंने भी नहीं डाला होगा। बट ऐसा है कि अगर यही यूथ, इनको एक चीज़ इसमें नज़र आई, इन्हें एक उम्मीद नज़र आई, तभी जाकर वो सामने आए। यूथ की बात आपने की, उम्मूमन यहाँ पे देखा जा रहा है, कहते हैं कि जो शाह फैसल की जेकेपीएम है, यहाँ पे ज़्यादा इस पार्टी को इंटेलेक्चुअल्स ज्वाइन करते हैं, पढ़े लिखे लोग इसको ज्वाइन करते हैं। यूथ को किस तरह आप लोग अप्रोच करते हैं अपनी पार्टी की तरफ? ये बात सही है कि इसमें अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं और युवा भी है, यूथ है, वो सारे हैं। एक ज़रिया ये है कि काफ़ी सारों ने वहीं से मेंबरशिप हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर किया और वो एक ज़रिया बना। और ये भी है, अगर आप कभी बाई चांस अगर आप कभी ऑफिस विजिट करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास ज़्यादा यूथ ही होता है। हर दिन हम 100, 200, 300 यूथ को ही मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि, मुझे लगता है जेकेपीएम का एक ये है, बिकॉज हमारे जो इनके जो प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्हीं की सोच ऐसी है कि यूथ को जोड़ना है। तो मुझे लगता है हम लोग जब उनका अप्रोच ही डिफरेंट है। हमें ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जी हम लोग लीडर्स हैं, आप लोगों को चांस नहीं मिलेगा। इट्स नॉट दैट। कल को कोई कॉमन बंदा, कोई भी आ जाए, वो हमारे लिए इक्वली उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने कि हम सब हैं। ये नहीं है, हमारे पास इससे पहले लेडीज भी आई थी, वो भी बिल्कुल छोटी लड़कियां हैं, छोटी मीन्स मतलब यूथ को यूथ ही बोलेंगे। तो हमने तो जब उनसे बात करी, हमने तो उनको ये भी बोला कि आप लोग यहाँ आकर बोलिए हमें क्या करना है। तो हम आज भी वही बात करते हैं कि अभी तक जैसे पहले शाह साहब का ये था कि नहीं जी वो किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद ये तो दुनिया का मतलब जो उन्होंने कश्मीर का, JNK का ये चीज़ देख लिया कि नहीं जी आगे चाहता क्या है, जम्मू एंड कश्मीर चाहता क्या है, उनके अकॉर्डिंग ही उन्होंने अपने डिसीजन चेंज किया। मुझे लगता है जेकेपीएम चल ही रहा है वैसे कि जैसे लोग उसको चाहते हैं। हर एक पार्टी की एक अलग विंग होती है विमेन की जी, तो आपकी पार्टी की भी लगभग होगी। yes. तो किस तरह आप डॉक्टर रुफेदा जी उसको लीड करती है। वी हैव विमेन विंग। और किस तरह की आपको जो यहाँ की विमेन से फीमेल है उनका आपकी पार्टी के ज्वाइनिंग किस तरह देखने को मिलती है? आपको क्या वो इंटरेस्टेड है आपकी पार्टी के साथ? बहुत ज़्यादा। आप यकीन मानिए लास्ट टाइम हमारी संडे को एक मीटिंग हो गई, मैं हैरान रह गई कि एक तो जो ये हाईवे बैन का ये जो चक्कर हो गया, उसके बावजूद भी आपके पास औरतें आई, कुछ जो घरों में हाउसवाइफ्स है, कुछ जो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स है, कुछ जो जॉब करते हैं। संडे मुझे लगता है एक लड़की के लिए वो दिन होता है जब वो जाकर, अगर वो बाहर काम कर रही होती है तो वो घर को संभालना चाहेगी। तो मुझे लगता है वो लोग उस मीटिंग को कहीं और कभी और हमें रिक्वेस्ट कर सकते थे या बोल सकते थे, हम वैसा कर सकते थे। डिस्पाइट वो जो बैन था उसके बावजूद भी वो वहाँ आए और अच्छे खासे तादाद में लड़कियाँ, औरतें वहाँ पे आई और उनके जब हमने पॉइंट ऑफ व्यू सुने तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा एक वो ये बन गया हमारे लिए एक कि नहीं जी होना चाहिए, विमेन विंग होना चाहिए। आपकी पार्टी ने इस लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इंजीनियर रशीद साहब को आपने सपोर्ट दिया, लेकिन वो भी लास्ट पे 2 दिन इलेक्शन को थे तो आपके शाह फैसल साहब ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें सपोर्ट करने को कहा। ये क्या वजह है कि आखिरी 2 दिन में, क्या इससे पहले इंजीनियर रशीद ने लगभग 20 दिन पहले ही कहा था कि शाह फैसल को कि वो हमें सपोर्ट करें?
डॉक्टर साहब ने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में हिस्सा इसलिए नहीं लिया, यानी कि JKPM ने इसलिए हिस्सा नहीं लिया बिकॉज हमारी पार्टी को लॉन्च हुए थोड़ा ही टाइम हो गया था। अगर हम बोले तो इन्फेंसी में एक बेबी है, तो हमारे लिए ऐसा भी था कि काफ़ी फीडबैक आ रहा था, ये जी वोट्स को डिवाइड करने के लिए आए हैं, हम लोग सीट्स के पीछे नहीं है, हमें पावर नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग इसमें हैं वो सारे पावरफुल हैं, सबके पास पैसा है, सबके पास नाम है, सबके पास एजुकेशन है। मुझे नहीं लगता इसमें ऐसे कोई भी लोग हैं जिनको किसी सीट की ज़रूरत है, जिन्हें किसी नाम की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो हमारे लिए हार्डली मायने रखता था कि नहीं जी हम इसमें जाए। हमारा फोकस ये है कि हम लोगों की हेल्प करें, जो यहाँ पे खून खराबा, जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, जो खासतौर पर J&K में, लद्दाख में जितने भी प्रॉब्लम्स है, डेवलपमेंट करें, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। हमें वोट्स वगैरह ये सब, अब एक इलेक्टोरल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कुछ कर सकते हैं, ये एक जरिया है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं। अगर हम देखेंगे हमारी वैली में स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, हमारी जो यूथ है राइट लेफ्ट काफ़ी परेशानी में फंसे हुए हैं, तो आपका विजन क्या है यूथ के लिए? दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये बात सही है कि यूथ बहुत ज़्यादा परेशान है, इसीलिए हम लोग आगे आए हैं। JKPM एक प्लेटफॉर्म बनेगा सबके लिए, हम उन प्रॉब्लम्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और JKPM एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट साहब भी है, जो भी है इसमें, हम लोग छोड़ने के लिए तैयार है। वो चीज़ है, हम लोग वो वाले नहीं है कि नहीं जी पावर आ गया तो हम छोड़ेंगे नहीं। अगर कभी भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आएगी जहाँ हमें लगेगा कि नहीं जी हम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, हम डिलीवर करेंगे। अगर हम नहीं कर पाए तो हम उन्हीं लोगों के सामने खड़े हो जाएंगे। हम लोग रेडी है सब कुछ छोड़ने के लिए। रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आया जो हमारी नेशनल हाईवे है उसको बैन किया गया, तो आपका क्या टेक है उस पर? हमारी पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट तो गया था इस पे, हम बिल्कुल इसके साथ में नहीं है, फेवर में नहीं है। ये मुझे लगता है कहीं का इंसाफ नहीं है। अगर हम हाईवे बैन की बात करें, आप देखिए ये क्या है, ये चोकिंग है सच में। अगर हम देखें कितनी मेडिकल इमरजेंसीज होती है, कितने प्रॉब्लम्स लोगों को, आगे संडे को तो छोड़ ही दीजिए, ऑफकोर्स संडे भी है बट वेडनेसडे एक वर्किंग डे होता है और आप उस टाइम पे हाईवे को बैन करते हो। मुझे लगता है ये तो कुछ ऐसी चीज़ ही नहीं है जो करनी चाहिए, या इसको कोई भी एनकरेज करे, नहीं करना चाहिए। परसों एक पेशेंट की डेथ हो गई जो कैंसर पेशेंट थे, और वो क्यों हुआ? शायद वो अगर वक्त पे पहुंच जाते तो शायद बच जाता उसे। यही नहीं, स्कूल जाना है लोगों को, बच्चों को स्कूल जाना होता है, एम्प्लॉयज़ को अपने दफ्तर जाना होता है, कुछ प्राइवेट मुलाजिम बेचारे जिनका डेली वेजेस के हिसाब से या वैसा कुछ होता है, अर्निंग का वही सोर्स होता है, कैसे करेगा? जब हाईवे को ही बंद करेंगे तो लोग कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड आई थिंक सबको मिलकर इसके पीछे ही रहना चाहिए सो दैट कि ये हाईवे बैन खत्म हो जाए। जसपिता जी, आपसे मैं आखिर पे ये पूछूंगा कि फर्स्ट फेज का जो पार्लियामानी इलेक्शन है वो कंप्लीट हुआ है, अब कल दूसरे फेज में वोट डाले जाएंगे और 23 मई को इसका फाइनल होगा और उसमें यहाँ से MPs जाएंगे जी। और इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस करती हैं आपकी पार्टी और आप भी इस बार जो जम्मू कश्मीर से, खासकर हमारी कश्मीर वैली से जो मेंबर पार्लियामेंट जाएंगे? उम्मीद तो यही रखेंगे कि जो इन्होंने वोटर्स के साथ, लोगों के साथ प्रॉमिसेस किए हैं वो ये फुलफिल कर पाए, क्योंकि अब तक जितने भी, जैसे हम कहीं पे भी बात करेंगे, लोग भी खुद सेटिस्फाई नहीं होते। जब वो वोट डालते हैं तो वो किसी उम्मीद के साथ डालते हैं, फिर वो उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं। तो हम यही उम्मीद रख सकते हैं कि हमारी पार्टी भी, हम भी, कि अब जो लोगों के साथ प्रॉमिसेस किए हैं वो पूरा कर पाए। आजकल देख रहे हैं हम कि मुख्तलिफ, मैं पार्टीज़ का नाम नहीं लूँगा, जो भी पार्टीज़ जो पावर में थी, तो अपना जो लोगों के सामने मुख्तलिफ मैनिफेस्टोज रखते हैं टूल इलेक्शन के लिए, आप उसको किस तरह देखते हैं? लाइक उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि सदर रियासत वज़ीर आज़म की बहाली होगी, महबूबा कहती है ये जो 35 को इसको हम या PSA को हटाएंगे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उनका जो रिएक्ट, उसको किस तरह आप देखते हैं? क्या ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट है या और कुछ, या हकीकत में ये चीज़ें हो जाएंगी? देखिए, यहाँ पे बहुत एक अनफॉर्चुनेट चीज़ ये भी है कि स्टैग्नेंट पॉलिटिक्स, मतलब मुझे लग रहा है
हम तो खुद देखते आए हैं, अब तो हम लोगों ने भी मतलब अगर हम वोट वाली एज से लेकर अभी तक का फासला देखेंगे तो काफ़ी टाइम से हम भी देख रहे हैं जितने प्रोमिसेस हम इलेक्शंस के टाइम करते हैं वो फिर पूरे होते नहीं हैं। आई विश जो वो इस बार बोलते हैं वो करके दिखाएं। बिल्कुल। अब आपको भी आने वाले इंतखाबात में जो असेंबली इलेक्शन होगा उसमें हिस्सा लेना है आपकी पार्टी को, तो आप लोगों के पास क्या लेकर जाएंगे, किस चीज़ को लेकर आपका मैनिफेस्टो क्या होगा लोगों के पास जाने? अगर बात करेंगे हिस्सा लेने के लिए तो ऑफ कोर्स हिस्सा ले लेंगे। अगर पर्सनल कैपेसिटी में बात करूं तो अभी पार्टी डिसाइड करेगी किसको कहाँ क्या मैं तो करना है। ओवरऑल पार्टी की बात कर रहा हूँ। ओके, हाँ, हिस्सा तो डेफिनेटली लेंगे। रही बात मैनिफेस्टो की तो वो तो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हम यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए आए हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आए हैं, ऑफ कोर्स उन्हें समझने के लिए भी आए हैं। बाकी इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है वो प्रॉपर वाला वो तो हम ऑब्वियसली पेश करेंगे। क्या जो आज आप बोलते हैं इलेक्शन के बाद भी अगर आप इक़्तिदार में आते हैं आपकी पार्टी, तो क्या यही बोली उस वक्त भी बोलेंगे या इसमें तब्दीली देखने को मिलेगी? अभी तो मैं सबसे ये बोलूँगी कि अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट किया हुआ है, तो अभी तो हमने इलेक्शन लड़ा भी नहीं है, सो अभी हमें जज करना सही भी नहीं होगा। आप हमें एक मौका दे, काम करने का मौका दे, फिर देखिए। अब क्या उम्मीद है, क्या आपने तो अब विजिट किया है, एरियाज में जा रही हैं आप, मुख्तलिफ इलाकों में लोगों का रिस्पॉन्स किस तरह से मिल रहा है? अब क्या लगता है आपको आने वाले इंतखाबात में आपकी पार्टी किस लेवल पे है, कहाँ देखते हैं अपनी पार्टी? लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। मुझे समझ ही नहीं आता यहाँ पे जब यही लोग इन पुराने पार्टीज़ के वोटर्स रह चुके हैं और जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ के हालात जब हम देखते हैं तो हम बोलते हैं उन्होंने किया क्या। हम लोग बहुत सारे एरियाज़ में गए, मैं यहाँ पे नाम लेना पसंद नहीं करूँगी, बट उनकी बेसिक नीड जो है वो तो सड़कें हैं, वो तो देनी होती है, मतलब एक सड़क तो होनी चाहिए। डेवलपमेंट पे तो काम ही करना होता है, इसीलिए लोगों वो तो बिल्कुल वहाँ तो कुछ भी नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। आप किसी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर को देख लीजिए, आप जब जाएंगे वहाँ पे आपको बंदा ही नहीं दिखेगा, कोई भी नहीं दिखेगा। सो मुझे लगता है काम करने के लिए बहुत कुछ है, करना चाहिए था। जो पीछे वाले जो जितने भी है हमारे जो रह चुके हैं चीफ मिनिस्टर्स वगैरह वगैरह, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज रही है, नहीं कर पाए, हमें मौका मिलेगा, हम ज़रूर करेंगे। जसविदा जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी नाज़रीन, ये थी जसविदा शाह, जो कि हमने पहले ही कहा कि एडिटर इन चीफ है कश्मीर स्कैन की, और आज हमने इनसे बात की इनकी पार्टी के हवाले से और इनके बारे में कि उन्होंने किस तरह जर्नलिज्म से आके उन्होंने अब सियासत में कदम रखा है। एक और नई शख्सियत को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आप देखते हैं कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो। अल्लाह ने के बाद।